ईरान एंड इजराइल कॉन्फ्लिक्ट आजकल का बहुत ज़्यादा हॉट इशू, हॉट टॉपिक चल रहा है, जिसमें हमारे पास जो आज की एपिसोड है हम डिस्कस करेंगे एएफपी का एडिटोरियल आर्टिकल जो कि पब्लिश हुआ एजेंसी फ्रांस प्रेस में, लेकिन रीपब्लिश हुआ डॉन में, राइट। सो एएफपी इज अ ग्लोबल न्यूज़ एजेंसी हेडक्वार्टर इन पेरिस, फ्रांस। टाइटल को हम लास्ट पर अंडरस्टैंड करेंगे कि ये किस बारे में है और टाइटल कैसे लिंक करता है। जो बेसिक थीम है वो ये है कि ईरान और इजराइल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में ये बात की जा रही है। इसके अलावा हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि क्या यह आर्टिकल प्रो इजरायली टोन में लिखा गया या क्रिटिकल टोन में, क्या इजराइल पे टॉन्ट किया गया है, उसको क्रिटिसाइज किया गया है, या फिर ये प्रो इजराइल है आर्टिकल क्योंकि ये एजेंसी फ्रांस प्रेस में लिखा गया है। सेकेंडली हम देखेंगे कि कौन से ऐसे ग्रुप्स और लीडर्स हैं जो कि इस वॉर को, इस कॉन्फ्लिक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, और कौन है जो इस पे क्रिटिकल एनालिसिस अपना पेश कर रहे हैं। उसके अलावा वी विल डील विद मेजर थीम्स जो कि सीएसएस एरियाज़ में कहाँ कहाँ हेल्पफुल हैं। फॉर एग्जांपल, अगर लीडरशिप की बात आए तो वो वॉर में किस तरह हो सकती है, क्या कभी वॉर के जरिए लीडरशिप स्ट्रॉन्ग हो सकती है या वीक हो सकती है, और अगर स्ट्रॉन्ग होती है तो कैसे, और वीक होती है तो कैसे। इस तरह के हम कुछ थीम्स देखेंगे। साइड बाय साइड हमारी जो वर्ड लिस्ट है, जिसमें हमारे पास 3 सिनोनिम्स और 3 एंटोनिम्स होंगे, और इस वर्ड लिस्ट को टोटली ग्री वर्ड लिस्ट पे बेस किया गया है। आई होप यू पीपल नो व्हाट इज ग्री वर्ड लिस्ट, जो कि सीएसएस एग्जाम्स, वोकैब और प्रेसिंग कंपोजिशन के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट स्टेटमेंट, दैट इज Jerusalem, the Iran-Israel war has helped strengthen Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu domestically and overseas, just as his grip on power looked vulnerable. I just forgot to introduce myself to my new audience that I'm Hana Mustafa, and I will help you to do the Dawn editorial analysis, looking at literal meanings and hidden meanings. तो बात यहाँ पर बहुत ज़्यादा सीधी की गई है इस स्टेटमेंट में कि जो वॉर हुई है उसने प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू की पोजीशन को, यानी कि लीडर की पोजीशन को और पावर को स्ट्रॉन्ग कर दिया है, राइट। मतलब एक बंदा जंग लड़ रहा है और लोगों को कत्ल कर रहा है, मार रहा है, प्रीएम्प्टिव अटैक्स कर रहा है, ऐसे अटैक्स जो कि खुद से ही सोचकर कर दिए गए हैं। ये नहीं पता कि आगे से अटैक होंगे या नहीं होंगे, सिर्फ डर लगा था कि हम पर भी ईरान अटैक कर देगा, इस डर से खुद ही पहले अटैक कर देना। दिस इज़ प्रीएम्प्टिव अटैक, ठीक है। वो लीडर और वो बंदा जो लोगों को मार रहा है, जिसने वॉर को शुरू किया है, तो जेरूसलम कह रहा है कि इस वॉर ने नेतन्याहू की पोजीशन को स्ट्रॉन्ग कर दिया है, हेल्प की है, स्ट्रेंथन इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू डोमेस्टिकली एंड ओवरसीज। डोमेस्टिकली मीन्स एट नेशनल लेवल, यानी कि अपने मुल्क में, एंड ओवरसीज एट इंटरनेशनल लेवल, पूरी दुनिया में, ग्लोबल लेवल पर, ठीक है। वाई? जस्ट एज हिज ग्रिप ऑन पावर लुक्ड वल्नरेबल। और ये कैसे हुआ? ये तभी हुआ जब उसकी जो ग्रिप है अपनी ताकत पे, पावर पे, वो ख़तरे में नज़र आ रही थी, ठीक है। अब ये ख़तरे में क्यों थी? दिस इज़ सिग्नल कि भाई उसकी पावर ख़तरे में थी। क्यों? गज़ा के इशू से कि वो लोगों को बहुत मार रहा है। लेकिन गज़ा के इशू से कि वो लोगों को बहुत मार रहा है, अगर ये बात ख़तरे में थी उसकी पावर, तो फिर दोबारा से वॉर करने से वो स्ट्रेंथन कैसे होगी? मतलब एक तो वो जुल्म कर रहा है, और जुल्म करने से जब जुल्म, एक वॉर दोबारा शुरू होगी तो उसकी ताकत कैसे बन सकती है वो? आई होप यू आर गेटिंग मी। तो अभी तक हमारे पास बैकग्राउंड ये है फर्स्ट पे कि जो बेंजामिन नेतन्याहू है वो गज़ा पे जेनोसाइड एक्ट कर, और कहा यह जा रहा है उसकी पावर लूज़ हो रही है, वल्नरेबल है, कंडीशंस बहुत ज़्यादा पुअर पावर कंसीडर हो रही है। और थर्ड पे ये है कि जब वॉर उसने शुरू की तो इसने इसको स्ट्रेंथन कर दिया। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन मार्क आ जाता है कि अंदर की बात क्या है। सो दिस स्टेटमेंट इज़ अ हुक, कि यहाँ से राइटर ने अपनी ऑडियंस को अपने साथ हुक से मिला लिया, लाइक एडहेयर कर लिया अपने साथ कि अब आप आगे तक पढ़ें। On the eve of launching strikes on Iran, his government looked to be on the verge of collapse, with a drive to conscript ultra-orthodox Jews threatening to scupper his fragile coalition. अब यहाँ पर हमारे पास बैकग्राउंड क्या है इस सेंटेंस का? बैकग्राउंड ये है, इज़राइल की जो गवर्नमेंट है वो बस ख़त्म होने वाली थी, कोलैप्स होने वाली थी, फॉल अपार्ट, ठीक है। और ये किस वजह से होने वाली थी? कि इज़राइल ने अपने रिलीजियस ज्यूज़ जो हैं, यानी जो कि स्ट्रिक्ट यहूदी हैं, बहुत ज़्यादा अपने फेथ में पक्के हैं, अपने अकीदे में, स्ट्रिक्ट रिलीजियस पीपल या ज्यूज़, जैसे हम कहते हैं इमाम मस्जिद, ऐसे ज्यूज़ के जो हैं उनको अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज़ कहते हैं। इज़राइल ने कहा कि इन रिलीजियस पीपल को हमने क्या करना है, आर्मी ग्रुप में, आर्म फोर्सेस में ऐड कर देना है, इंक्लूड करा देना है, ठीक है। और इस बात पे बहुत ज़्यादा फोर्स किया जा रहा था कि इनको ऐड कर दें, ठीक है। और यही चीज़ क्या कर रही थी? क्रिएटिंग अ टेंशन। ये चीज़ एक टेंशन क्रिएट कर रही थी कि ये पॉलिटिकल फिगर्स को, पॉलिटिकल ग्रुप्स को क्या कर देगी? वीक कर देगी। जाहिर है ये लोग जो कि रिलीजियस होते हैं, इनका आर्मी में तो ऐसा कोई काम नहीं है। देयर इज़ नो रीज़न कि वो क्यों ऐड करना चाहे थे। ये एक उनका पॉलिटिकल मूव था कि उन्होंने ऐसा करना था। लेकिन इसी चीज़ की एक टेंशन क्रिएट हो गई कि पॉलिटिकली जो ग्रुप्स हैं वो सब वीक हो जाएंगे,
ठीक है, अब हम इस सेंटेंस को दोबारा से पढ़ते हैं विद वर्ड्स मीनिंग। ऑन द ईव कहते हैं जस्ट बिफोर लॉन्चिंग स्ट्राइक्स ऑन ईरान, ईरान पर हमला करने से बिल्कुल पहले क्या सिचुएशन थी? हिज गवर्नमेंट लुक टू बी ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स, वर्ज कहते हैं बिल्कुल किनारे पे। इसराइल की जो गवर्नमेंट थी वो बिल्कुल तबाह होने के किनारे पे थी, ठीक है। क्यों? अब क्यों क्या जिक्र कर रहे हैं, कोमा डाल के फ्रेज को सेपरेट कर दिया उन्होंने। विद आ ड्राइव टू कॉन्स्क्रिप्ट, इस विद अ ड्राइव, वो ड्राइव कहते हैं ना कि इस मूव के साथ, विद अ मूव एक ऐसी चाल चली, वो क्या थी? टू कॉन्स्क्रिप्ट, टू फोर्स, के फोर्स करें अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज, यानी कि स्ट्रिक्ट, जैसे हम कहते हैं ना मुसलमान, सुन्नी, वहाबी, और मतलब इनके कोई अलग अलग नेम्स हैं, कोई स्ट्रिक्ट होते हैं, कोई स्ट्रिक्ट नहीं होते, कोई न्यूट्रल होते हैं। तो ये काफ़ी ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट रिलीजियस पर्सनैलिटीज़ हैं, जैसे कि इमाम मस्जिद होते हैं। अब आगे वो कह रहे हैं ये कोलैप्स क्यों हो रही थी? विद द ड्राइव टू कॉन्स्क्रिप्ट अल्ट्रा ऑर्थोडॉक्स ज्यूज थ्रेटनिंग टू स्कूपर हिज फ्रेजाइल कोलिशन। थ्रेटनिंग मतलब ये क्या करी थी? थ्रेटन कर दिया है, क्रिएटिंग टेंशन। स्कूपर कहते हैं टू र्यून, यानी कि ख़राब कर देना, डैमेज कर देना, कमज़ोर कर देना, ठीक है। हिज फ्रेजाइल कोलिशन, फ्रेजाइल भी कहते हैं वीक को, हिज मतलब इज़राइल की, ठीक है। कोलिशन पॉलिटिकल ग्रुप, बहुत इजी लगेगा भी, ठीक है। अब सिर्फ इस फ्रेज को पढ़ें, ठीक है। ये फ्रेज क्या कहता है? क्रिएटिंग टेंशंस टू र्यून द वीक पॉलिटिकल ग्रुप्स। इट मीन्स कि ये जो टेंशन क्रिएट हो रही है, ये सारा फ्रेज किसके बारे में है? इसके बारे में है कि ये चीज़ टेंशन क्रिएट कर रही है, ठीक है। यानी कि ईरान पर अटैक करने से पहले इज़राइल की गवर्नमेंट बिल्कुल तबाह होने के पास थी, ऑन द वर्ज ऑफ कोलैप्स। विद द ड्राइव, इस मूव के साथ क्यों तबाह होने वाली थी? कि उसने ज्यूज़ को फोर्स किया था कि वो आर्मी में ऐड हों, एंड दिस थिंग इज़ क्रिएटिंग अ टेंशन। वो टेंशन ये थी कि ये र्यून कर देगी, ख़राब कर देगी, तबाह कर देगी वीक पॉलिटिकल ग्रुप्स को। आई होप आपको ये समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट फ्रेज पे चलते हैं, वो ये है नियरली 2 years on from Hamas unprecedented attack in 2023, Netanyahu was under growing domestic criticism for his handling of the war in Gaza, where the dozens of hostages remain unaccounted for. इस सेंटेंस का बैकग्राउंड ये है कि 2 साल पहले 2 years ago हमास ने पहले अटैक किया, ठीक है, 2023 में जब हमास ने अटैक किया तो नेतन्याहू क्या कर रहा था? जंग को हैंडल कर रहा था, गज़ा वॉर को वो हैंडल कर रहा था। और क्रिटिसिज्म आया इस बात पे कि ही इज़ नॉट हैंडलिंग वेल। वो इस वजह से दैट डजन्स ऑफ हॉस्टेजेस रिमेन अनअकाउंटेड फॉर, कि जब हमास ने अटैक किया और गज़ा की वॉर को हैंडल करना शुरू किया, तो जब यहाँ पर कुछ लोग मारे गए और कुछ को कैदी बना लिया गया, जिसे हम कहते हैं यलगमार कर लेना। तो उन लोगों को जब अपनी कैद में ले लिया जाता है फॉर द सिक्योरिटी पर्पज़, कि हमने दूसरे ग्रुप के लोगों को अपने पास कैद कर लिया, उसको होस्टेजेस कहते हैं, बोलते हैं, ठीक है, यलगमार बना लेना। अब कुछ जो कैदी थे ना, वो लापता हो गए। उन लोगों का पता नहीं चला कि वो कहाँ गए और कहाँ नहीं गए। वो लोग स्टिल मिसिंग रहे, उनको दोबारा से अकाउंटेड और प्रिजनर्स नहीं बनाया गया। तो इस चीज़ पे बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ कि बेंजामिन नेतन्याहू इज़ नॉट हैंडलिंग दिस वॉर वेल। तो इस सिचुएशन ने ये बात ख़राब कर दी कि ही एज अ लीडर इज़ गुड और नॉट। तो मतलब उस पर दबाव ये नहीं था कि गज़ा पे मतलब हमला हो रहा है और गज़ा के लोग मर रहे हैं, इस वजह से नेतन्याहू को बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ रहा है। नो, क्रिटिसिज्म तो इस बात का था कि जनाब उसने जो प्रिजनर्स लिए थे उनमें से कुछ प्रिजनर्स गायब हो गए हैं, वो मिसिंग हो गए हैं। So let's read this again. Nearly 2 years on from Hamas unprecedented attack in 2023. Unprecedented मतलब precede कहते हैं पीछे वाला, precede पिछला, पहले। और अगर मैं कहूँ पहले नहीं हुआ, unprecedented पहले कभी नहीं हुआ। तो जो पहले कभी नहीं हुआ इसका मतलब वो पहली बार हुआ है, और जब पहली बार होता है तो वो सडन होता है, अचानक होता है और हैरानकुन होता है, शॉकिंग होता है, ठीक है। तो अनप्रेसिडेंटेड ऐसे अटैक्स जो पहले कभी भी नहीं हुए, वो अटैक हुए 2 साल पहले हमास ने किए 2023 में, अकॉर्डिंग टू AFP, राइट। तो नेतन्याहू वाज अंडर ग्रोइंग डोमेस्टिक क्रिटिसिज्म। नेतन्याहू किस चीज़ से गुजर रहा था? अपने ही नेशनल लेवल पर, यानी कि डोमेस्टिक लेवल पर क्रिटिसिज्म उस पर हो रहा था फॉर हिज हैंडलिंग ऑफ द वॉर इन गज़ा, कि वो गज़ा की वॉर को किस तरह हैंडल कर रहा है, ठीक है, कोमा। जहाँ पर आगे इसी बात को डिटेल करने के लिए कोमा उन्होंने लगाया कि जहाँ पर वेयर डजन्स ऑफ द हॉस्टेजेस रिमेन अनअकाउंटेड फॉर, जहाँ पर दर्जनों की तादाद में जो कैदी थे दे रिमेन स्टिल मिसिंग, राइट, वो मिल ही नहीं रहे थे। तो इस चीज़ को, इनको ढूंढने में नेतन्याहू कुछ भी नहीं कर सका। तो इस बात पे उस पर क्रिटिसिज्म शुरू हो गया। अब आपको ऊपर पता चला होगा कि जो हमने बात की थी
कि इसराइल की वॉर ने इसको स्ट्रेंथन कर दिया है क्योंकि इसकी पावर वल्नरेबल हो रही थी। ये वल्नरेबिलिटी यहाँ से आई थी, इसकी रीज़न ये है, ठीक है। Internationally too, he was coming under pressure, including from long-standing allies who since the war with Iran began have gone back to expressing support. कह रहे हैं इंटरनेशनली भी यही सब कुछ हुआ, क्रिटिसिज्म हुआ, वो अंडर प्रेशर आ गया, इंक्लूडिंग और इनमें वो लोग भी शामिल थे जो काफ़ी अरसे से अलायंस थे, मतलब सपोर्ट करते थे, लेकिन उन्होंने भी क्रिटिसिज्म शुरू कर दिया था कि नेतन्याहू इज़ नॉट हैंडलिंग इट वेल। सो सिंस द वॉर विद ईरान बिगन हैव गॉन बैक, जैसे ही ईरान के साथ जंग दोबारा शुरू हुई, टू एक्सप्रेसिंग सपोर्ट, उन लोगों ने क्या कर दिया, सपोर्ट एक्सप्रेस करनी शुरू कर दी कि हाँ भाई अब जंग होने लगी है दोबारा से, नेतन्याहू ने एक और स्टेट को, ईरान को टारगेट कर लिया है, अब इसको सपोर्ट करना है। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हुई थी। अब पाकिस्तान के अंदर कुछ नून लीग के हैं और कुछ पीटीआई के हैं, लेकिन एट द टाइम ऑफ वॉर, जब वॉर हुई थी तो नून लीग और पीटीआई कुछ भी नहीं था, सिर्फ पाकिस्तान था कि हम पाकिस्तानी और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे थे, दैट इट इज़ द टाइम ऑफ द वॉर, हम सबको यूनाइट कर देना चाहिए। मतलब जो क्रिटिसिज्म कर रहे थे, जो क्रिटिक थे, क्रिटिकल सपोर्ट देते थे या अगेंस्ट होते थे, उन लोगों ने भी वॉर पे फोकस करना शुरू कर दिया कि अब हमने जंग जीती है। इसी तरह जो भी जब गज़ा में नेशनल लेवल पे कोई मसला चल रहा था तो बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ, ठीक है, कि ये सही नहीं कर रहा, ये है वो। लेकिन जैसे इंटरनेशनली उसने कर दिया, इसराइल ने ईरान के साथ शुरू कर दिया, तो क्या हुआ, अपने डोमेस्टिक लेवल पर भी और इंटरनेशनली भी उसे क्या हो, जो भी अंडर प्रेशर आया हुआ था, उसने सब ने अपनी सपोर्ट को एक्सप्रेस करना शुरू कर दिया, किसके हक में, इसराइल के या फिर नेतन्याहू के हक में। तो यहाँ से आप कह सकते हैं कि वॉर क्रिएट करना भी लीडर्स को स्ट्रेंथन कर सकता है। दिस इज़ अ पॉलिटिकल स्टेप। Just days ago, polls were predicting Netanyahu would lose his majority if new elections were held. कुछ दिन पहले नेतन्याहू ने वो इलेक्शन मतलब एक प्रिडिक्शन पोल हुआ जिसमें ये अंदाज़ा लगाया गया कि क्या ये इलेक्शन में जीत पाएगा या नहीं, मेजोरिटी मिलेगी या नहीं, तो उन इलेक्शंस में ये हार गया था, ठीक है, उस पोल में। बट नाउ, लेकिन अब हिज फॉर्चून्स अपेयर टू हैव रिवर्स, उसकी किस्मत, फॉर्चून मतलब किस्मत, अपेयर नज़र आ रही है कि रिवर्स हो गया, उसने रिवर्स गियर लगा लिया, यू टर्न हो गया उसकी किस्मत का। वो कैसे? एंड इजराइलीज आर सीइंग इन बीबी द मैन ऑफ मूवमेंट। बीबी कहते हैं, बीबी मतलब नेतन्याहू का निकनेम है जो इंटरनेशनली कंसीडर किया जाता है, बीबी। तो अब इजरायली कहते हैं कि बीबी जो है वो मैन ऑफ द मूवमेंट है, यही हमारा बेहतरीन नुमाइंदा है। अब सोचने वाली बात यह है कि लास्ट टाइम जो हमने एडिटोरियल डिस्कस किया उसमें उसके अकॉर्डिंग जो इजराइल की स्टेटमेंट्स थी उसमें यह कहा गया था कि इजराइल कह रहा है कि ईरान एक न्यूक्लियर पावर बनने लगा है और उस न्यूक्लियर पावर को हमने रोकना है। हमें क्या चाहिए? पीस। इस पीस को लाने के लिए हमने अटैक किया। अब चूँकि हम उसके पॉलिटिकल स्टेप्स को भी देख रहे हैं, तो क्या ये बात जस्टिफाइबल है कि क्या वो पीस को लाना चाह रहा था या अपनी पावर को रीगेन करना चाह रहा है? अगर उसका एम पीस था तो ये किसकी हेल्प थी? पब्लिक। ये पब्लिक के लिए सोच रहा था। लेकिन अगर उसका एम पावर है तो ये पॉलिटिकल मूव कंसीडर होगा और ये सिर्फ सेल्फ कंसीडरेशन है, सिर्फ अपने लिए है, पब्लिक के लिए नहीं है, ठीक है। तो इसमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। बेशक ये वॉर भी पीस का नाम नहीं है, लेकिन अगर उसने इस चीज़ को ये पीस करके भी पेश किया है कि मुझे भी अमन चाहिए, स्टिल वो बात झूठी है, स्टिल वो पब्लिक के लिए नहीं सोच रहा, स्टिल वो अपने लिए ही सोच रहा है क्योंकि उसको पावर चाहिए। खैर, ये जो बात है कि ये पॉलिटिकल मूव है, दिस एंड दिस इज़ नॉट रिटन इन दिस एडिटोरियल। ये आपका अपना सेल्फ एनालिसिस होगा कि क्या ये पीस के लिए कर रहा था या पॉलिटिकली अपने लिए कर रहा था। अच्छा जी, AFP में जो आर्टिकल पब्लिश हुआ था उसमें ऑलरेडी दो उन्होंने हेडिंग्स बनाई हुई थी। एक ये थी कि रीशेप द मिडल ईस्ट, एक इस एस्पेक्ट को उन्होंने डिस्कस किया हुआ है, और सेकंड वाला जो है वो ये है साइलेंसिंग क्रिटिक्स, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं रीशेप द मिडल ईस्ट कि अब नेतन्याहू की ये जो स्ट्रेटजी चल रही है ये मिडल ईस्ट को रीशेप करने में कैसे हेल्पफुल है। For decades, Netanyahu has warned of the risk of nuclear attack on Israel by Iran. कई सालों से नेतन्याहू ने वार्निंग दी इस रिस्क की कि ईरान जो है वो इसराइल पे अटैक कर देगा, न्यूक्लियर अटैक, ठीक है। ईरान की तरफ से हम पे रिस्क है। अ फेयर शेयर्ड बाय मोस्ट इजराइलीज, और यही डर काफ़ी ज़्यादा इजराइलीज के साथ भी शेयर कर दिया गया था। मतलब उनको ये डर बताया गया कि ये डर हमें है कि ईरान हम पर अटैक कर देगा। उसके बाद मिस्टर फ्रीमैन, अ जियोपॉलिटिक्स एक्सपर्ट एट द हेब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ द जेरूसलम, दोनों कॉमास के दरमियान ये डिटेल है, इसका मतलब ये एक्स्ट्रा डिटेल है। जब भी आप ऐसे लिखें ऐसी डिटेल को ओमिट कर दें, ठीक है। तो या अगर इसको आप कंसाइज करना चाहें तो वो ऐसे कर सकते हैं, अ जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट मिस्टर फ्रीमैन, ठीक है। आप इस तरह फ्रेजल फॉर्म में भी लिख सकते हैं, लेकिन प्रेसी में नॉर्मली ऐसी इन्फॉर्मेशन को वो ओमिट कर दिया जाता है। तो ये यूनिवर्सिटी ऑफ जेरूसलम में जियो पॉलिटिक्स एक्सपर्ट हैं। इनके अकॉर्डिंग इन्होंने कहा कि नेतन्याहूज आर्ग्यूमेंट दैट द प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक ऑन ईरान वाज नेसेसरी ड्रॉज अ लॉट ऑफ पब्लिक सपोर्ट।
इनका ये नेतन्याहू का ये आर्ग्यूमेंट है कि जो हमने स्ट्राइक किए हैं ईरान पर वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी थे ताकि हमारी अलॉट ऑफ पब्लिक सपोर्ट मिल सके, एंड दैट द प्राइम मिनिस्टर हैज़ बीन ग्रेटली स्ट्रेंथन। और इसी चीज़ से प्राइम मिनिस्टर जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर हो गए हैं, उनको ताकत मिल गई है। इवन द ऑपोजिशन हैज़ रियलीड बिहाइंड हिम, हत्ता के जो ऑपोजिशन है उन्होंने भी इस इंसान के पीछे यानी नेतन्याहू के पीछे रैली बना लिया। रैली किसे कहते हैं? हम कहते हैं ना रैली जा रही है, एक ग्रुप बन जाना, ठीक है। कुछ लोगों का जिनका सेम ओपिनियन होता है वो रैली बना लेते हैं कि हम रैली लेकर जा रहे हैं। तो जो ऑपोजिशन में भी बैठे हुए थे ना, उन्होंने भी रैली यानी कि ग्रुपिंग कर ली बिहाइंड हिम, बिहाइंड नेतन्याहू। यहाँ पर प्री एम्प्टिव स्ट्राइक्स है, आपको पता होगा, मैंने पहले भी बताया था, ऐसे स्ट्राइक कि जो ख़तरे से पहले कर दिए जाएं, यानी कि अटैक बाय ईरान, ईरान ने अटैक करना था, इस चीज़ का रिस्क था, ख़तरा था, फेयर था, इस अटैक से पहले ही अटैक कर देना उसको कहते हैं प्री एम्प्टिव स्ट्राइक। अगर मैं इसको पिक्टोरियल वे में सिर्फ याद रखने के लिए इस फ्रेज़ को आपको समझाऊं तो एम्प्टिव लफ्ज़ अगर हम कहें कि एम्प्टी से निकला है, एम्प्टी, एम्प्टी कहते हैं खाली, तो एक बॉक्स खाली है, इस खाली चीज़ से यानी अभी स्ट्राइक नहीं हुआ, इससे पहले प्री एम्प्टिव स्ट्राइक हो गया है, यानी कि एक स्ट्राइक होने से पहले ही स्ट्राइक कर दिया गया है। तो फ्री मैन का ये कहना है कि ये जो आर्ग्यूमेंट है प्री एम्प्टिव स्ट्राइक के बारे में, नेतन्याहू कहता है कि इसने ये ज़रूरी था, नेसेसरी था टू ड्रॉ अ लॉट ऑफ पब्लिक सपोर्ट, कि पब्लिक सपोर्ट मिले और इसकी पोजीशन भी स्ट्रेंथन हो गई है। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू इज़ माई पॉलिटिकल राइवल, ठीक है, इन्वर्टेड कोमा से बात शुरू हुई है, एंड तक पढ़ेंगे। बट हिज डिसीजन टू स्ट्राइक ईरान एट दिस मोमेंट इन टाइम इज़ द राइट वन, ऑपोजिशन लीडर मिस्टर लैपेड रॉड इन जर्नलिज्म पोस्ट ऑपेड। यार लैपेड जो कि एक ऑपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने ये बात बोली कि नेतन्याहू मेरे पॉलिटिकल राइवल हैं। राइवल यानी जिसे हम कहते हैं कंपेटिटर, ठीक है, ऑपोजिट पोजीशन पे जो बैठा हो, राइवल हो, ऑपोजिट हो। तो ये पॉलिटिकली दोनों एक दूसरे के अगेंस्ट है, लेकिन नेतन्याहू का ये जो डिसीजन है कि उसने ईरान पे अटैक कर दिया, स्ट्राइक कर दिया, ये बिल्कुल ठीक है। तो ये जो बात पीछे की थी कि बहुत ज़्यादा जो पोल्स हैं उसमें प्रिडिक्शन आ रही थी कि ये इलेक्शन नहीं जीतेगा, लेकिन जब स्ट्राइक किया और ये दोबारा पोल किए गए तो ये बात रिवर्स होगी। तो बहुत ज़्यादा ऑपोजिशन लीडर भी जो क्रिटिसिज्म करते थे वो भी इनके साथ मिल गए। तो ये अब उसी बात को जस्टिफाई कर रहे हैं एग्जाम्पल्स के थ्रू, ठीक है। जब हम किसी बात को बोलते हैं ना कि हिज फॉर्चून अपेयर टू हैव रिवर्स, जो इलेक्शन के लिए उन्होंने मेजोरिटी का पोल हारे थे अब वो रिवर्स हो गया, तो इस बात को बस कहने से थोड़ी ना रिवर्स हो गया, इस बात को जस्टिफाई किया विद डिफरेंट रेफरेंसेज। एक रेफरेंस इस बंदे का है, एक रेफरेंस इस ऑपोजिशन लीडर का है। ये क्यों दिए गए हैं? ताकि हम अपनी ही कही गई बात को जस्टिफाई कर दें, ठीक है। और इसके साथ साथ ये एक कोहेरेंस क्रिएट कर रहा है। लास्ट लाइन यहाँ पर ख़त्म हुई और नेक्स्ट लाइन उसकी जस्टिफिकेशन है, ठीक है। और फिर नेक्स्ट पैराग्राफ जो है ये वाला इसके साथ लिंक है, तो ये लिंकिंग स्ट्रेटजी यूज़ की है आपस में कोहेरेंस क्रिएट करने के लिए। और फिर बाद में ये बात की अपोल, नहीं ये वाला रह गया, तो जेरूसलम पोस्ट ये वो न्यूज़पेपर है लाइक जिसमें ये पब्लिश हुई स्टेटमेंट, और ऑप्ट कहते हैं ओपिनियन आर्टिकल को, ठीक है। अब ऑप्ट और ओपिनियन में डिफरेंस ये है कि एक आर्टिकल लिखा गया, फॉर एग्जांपल दिस इज़ अ आर्टिकल, इस आर्टिकल को रीड करके इसके इस पब्लिकेशन के ऊपर या किसी इवेंट के ऊपर ओपिनियन देना, ठीक है, इसे हम बोलते हैं ओपिनियन आर्टिकल। लेकिन एक इवेंट हो रहा है, जैसे नेतन्याहू ने ये एक्ट किया, उस इवेंट को देखकर एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन क्रिएट करना कि मिस्टर लैपेड ने ये कहा है कि ये राइट डिसीजन है, ये एक इंडिपेंडेंट ओपिनियन है जो कि इसके नाम के साथ जाना जा रहा है, इसे ऐसे आर्टिकल को, ऐसे ओपिनियन को ओप्ट कहते हैं, ठीक है। A poll published on Saturday by the conservative Israeli channel showed that 54% of the respondents expressed confidence in the prime minister. एक पोल जो कि सैटरडे को हुआ वो एक इजरायली चैनल था, उसने ये शो किया कि 57% पीपल जो कि इजरायली हैं वो कॉन्फिडेंट हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में, ठीक है, यानी कि उन्हें बहुत ज़्यादा फ़ख्र है, वो ये कह रहे हैं कि जो हुआ है ठीक हुआ है। The public had time to prepare for the possibility of an offensive against Iran. अच्छा जी, आगे जो लाइन्स हैं उनमें ये डिस्कस होने वाला है कि लास्ट ईयर जो अटैक हुआ था टिट फॉर टैट, के एक अटैक किया और उसके बाद फिर से एक अटैक किया गया, एक इजराइल की तरफ से था और एक ईरान की तरफ से, और उसके बाद ये ख़त्म हो गया था, ठीक है। वो टिट फॉर टैट एक अटैक था। उस वक्त से तकरीबन 20 मंथ से ये क्या किया जा रहा है, इज़राइल अपनी पब्लिक को प्रिपेयर कर रहा है और फेयरफुल कर रहा है किस बारे में, कि ईरान ने हम पर अटैक करना है। अब जैसे हम लोग फेयरफुल हो जाते हैं कि इंडिया ने अटैक कर देना, पानी बंद कर देना, और वो हमारे ऊपर एक फेयर आ जाता है, और जब जैसे ही ये होता है तो हम लोग जैसे ही पानी बंद होता है तो हम कहते हैं भाई हमें तो पहले ही पता था, ठीक है,
तो इजराइल ने अपनी पब्लिक को बहुत ज़्यादा फेयरफुल कर दिया था कि ईरान ने अटैक करना है। अब जैसे ही पब्लिक फेयर से भर गई तो इसके पास स्ट्रेटजीज आनी शुरू होगी कि हम लोग अपने आप को कैसे बचा सकते हैं। उन स्ट्रेटजीज़ को देखते 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 नेतन्याहू ने बिफोर द अटैक ऑफ ईरान, नेतन्याहू ने पहले खुद ही अटैक कर दिया। और जब ये अटैक हुआ तो इस पब्लिक के फेयर को क्या मिल गई? ठंड पड़ गई। ठंड पड़ गई कि यार हम बच गए हैं, ठीक है, ईरान ने, शुक्र है ईरान ने अटैक नहीं किया, शुक्र है नेतन्याहू को अकल आ गई, इसने हमें बचा लिया। मतलब नेशनल लेवल पर नेशनल लोग ये कहेंगे ना कि शुक्र है नेतन्याहू ने हमें बचा लिया। अब इस सारी कहानी में क्या ऐसा फील नहीं हो रहा कि नेतन्याहू ये पॉलिटिकल गेम, यानी कि ये फेयर कि ईरान अटैक करेगा, इस डर को एक गेम की तरह यूज़ कर रहा था? मतलब ऐसे बिला वजह का खौफ पैदा किया हुआ था। उस खौफ का जो एक्शन है उसने अब यानी कि जून में एक्शन परफॉर्म किया अटैक करके, किस वक्त? जब उसकी पावर बहुत ज़्यादा वीक थी। इस वीक पावर में जब उसने अटैक किया और इस फेयर को ख़त्म कर दिया तो पब्लिक क्या होगी? राज़ी। पब्लिक ने हैप्पी हो जाना है, और जब पब्लिक हैप्पी होगी तो सारी सपोर्ट किसको मिल गई? नेतन्याहू को। तो पब्लिक क्या सोच रही है कि ये पीसफुल एक्ट है, हमें बचाया गया है, पब्लिक ये सोच रही है। लेकिन अगर एक बड़ी पिक्चर देखें कि ये गेम तो 20 महीने से चल रही है और फेयरफुल किया जा रहा है, तो क्या ये पीसफुल एक्ट लगता है या पॉलिटिकल एक्ट लगता है जो कि सेल्फ सेफ्टी के लिए है? तो इन सब में हमारे पास कौन से थीम आते हैं कि वॉर और लीडरशिप का क्या रिलेशन है? वॉर में लीडरशिप कैसे स्ट्रॉन्ग और वीक हो सकती है? पावर पॉलिटिक्स कैसी होती है, ठीक है, पावर को शिफ्ट कैसे करते हैं? पावर वीक हो रही थी, उसको शिफ्ट कैसे किया? वॉर कर दी, मतलब जंग लगा दी। इसके अलावा एक हमारे पास है कॉन्फ्लिक्ट वर्सेस पीस, पीस वर्सेस कॉन्फ्लिक्ट, ये थीम भी इसमें बिल्कुल फिट। द पब्लिक हैड टाइम टू प्रिपेयर फॉर द पॉसिबिलिटी ऑफ एन ऑफेंसिव अगेंस्ट ईरान। जो पब्लिक थी वो टाइम से पहले ही प्रिपेयर थी, किस बारे में? कि पॉसिबिलिटी है ईरान की तरफ से किसी भी अटैक की, ठीक है। विद नेतन्याहू रिपीटेडली वार्निंग दैट इजराइल वॉज फाइटिंग फॉर इट्स सर्वाइवल। नेतन्याहू बार बार क्या कर रहा था? वार्न कर रहा था, रिपीट कर रहा था कि इजराइल अपने सर्वाइवल के लिए फ़ाइट करेगा, ठीक है, पीस के लिए। एंड हैड एन अपॉर्चुनिटी टू रीशेप द मिडल ईस्ट। और इजराइल के पास ये अपॉर्चुनिटी है कि अगर वो फाइट करेगा तो ज़िंदा रहेगा, सर्वाइव करेगा तो एक नई हिस्ट्री बन जाएगी, मिडल ईस्ट दोबारा से पावरफुल हो जाएगा अंडर द सुपरविजन ऑफ इजराइल, यानी कि मिडल ईस्ट रीशेप हो जाएगा। ये सारी कहानी चल रही है इजराइल में, ठीक है। यहाँ पर जो हैड का यूज़ है, हैड को हम सिंपली इस तरह कह सकते हैं, अक्सर सेंटेंसेस आपने देखे होंगे, तो ये सेंटेंस होता है पास्ट परफेक्ट। पास्ट परफेक्ट में हमारे पास हैड प्लस थर्ड फॉर्म लगती है, राइट। अब यहाँ पर हैड तो है, थर्ड फॉर्म कहाँ है? थर्ड फॉर्म है ही नहीं हमारे पास। तो बेसिकली हैड इज़ द थर्ड फॉर्म ऑफ हैव। राइटर ये कहना चाह रहा है द पब्लिक हैव टाइम टू प्रिपेयर, यानी कि वो पास्ट में पब्लिक टाइम से भी पहले प्रिपेयर होगी। हैड लग के इसका मतलब, एक हम कहते हैं कि पास्ट में एक्शन कंप्लीट हो गया तो हैड लगा देते हैं, हैड थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर पास्ट में वक्त से पहले ही एक्शन कंप्लीट हो गया, अदर वर्ड्स में हम कह सकते हैं पब्लिक हैड ऑलरेडी बीन प्रिपेयर्ड बिफोर टाइम, ठीक है। वो पास्ट में भी टाइम से पहले प्रिपेयर थी। सो द पब्लिक हैड टाइम टू प्रिपेयर, यानी कि वो उस टाइम से पहले प्रिपेयर थी इस एक्ट के लिए। आई होप आप लोगों को ये क्लियर होगा। अगर आप लोग यहाँ पे हैड और हैव लगाकर इसकी सेंस का कंपैरिजन करें कि हैव के साथ ये क्या हमें सेंस दे रही है और हैड के साथ क्या सेंस दे रही है, ठीक है। ड्यूरिंग टिट फॉर टैट मिलिट्री एक्सचेंजेस लास्ट ईयर जो ये एक्सचेंज हुए, इसराइल लॉन्च्ड एयर रेड्स ऑन टारगेट इन ईरान इन अक्टूबर। इसराइल ने एयर अटैक्स किए, टारगेट किया ईरान को अक्टूबर में, दैट आर थॉट टू हैव स्वेयरली डैमेज्ड ईरानियन एयर डिफेंसेस, जिनके बारे में ये सोचा जाता है कि उन्होंने बहुत ज़्यादा डैमेज किया ईरान की एयर डिफेंस को। दैट आर थॉट टू हैव, मतलब ये सोचा जाता है। अब रियली उन्होंने किया है या नहीं ये नहीं बताया गया। इजराइल देन डिफेंस मिनिस्टर, दरमियान में हाइफन है, इसका मतलब है कि उस वक्त जो डिफेंस मिनिस्टर थे इजराइल के, एक तो होता है ना इजराइल प्रीवियस डिफेंस मिनिस्टर, प्रीवियस होगा जो अभी हैं इनसे जो पहले वाले थे, लेकिन अब हमें नहीं पता कि वो
इनसे पहले थे या उनसे पहले, तो हम उसके लिए एक फ्रेज यूज़ करें देन डिफेंस मिनिस्टर के उस वक्त के जो डिफेंस मिनिस्टर थे मिस्टर गैलेंट सेड, उन्होंने कहा कि स्ट्राइक्स हैड शिफ्टेड द बैलेंस ऑफ पावर, कि ये जो स्ट्राइक्स हैं जो हुए हैं इसने पावर के बैलेंस को शिफ्ट कर दिया कि पावर कहाँ अब मूव होने लगी है, इसको शिफ्ट करने लगा, ठीक है। एंड हैड वीकेंड ईरान, और इस चीज़ ने, इन स्ट्राइक्स ने क्या किया है, ईरान को कमज़ोर कर दिया। इनफैक्ट फॉर द पास्ट 20 months इजराइलीज हैव बीन थिंकिंग अबाउट दिस, वो कह रहे हैं कि उस वक्त से, जब से स्ट्राइक हुए उस वक्त से 20 माह पहले से इजराइल क्या कर रहा है, इस बारे में सोच रहा है कि वो ईरान के साथ जंग करे, ठीक है। सेड डेनिस शेरबिट, अ पॉलिटिकल साइंटिस्ट एट इजराइलिस ओपन यूनिवर्सिटी। दो लोगों की स्टेटमेंट्स हैं, एक ये जो कि उस वक्त के डिफेंस मिनिस्टर ने दी कि पावर शिफ्ट हो रही है और ईरान वीक हो गया। उसके बाद एक पॉलिटिकल साइंटिस्ट ने स्टेटमेंट दी कि 20 महीने से जो सोचा जा रहा है कि वॉर होगी, अब यहाँ पर ये बात ख़त्म हो गया कि 20 महीने से ये सोचा जा रहा है कि वॉर होगी। ये बेसिकली इस बात का हिंट है कि नज़र अब आ रहा है कि जंग हो रही है, लेकिन इज़राइल के मुल्क में उस जगह पर तो 20 महीने से ये डर फैला हुआ है कि वॉर होगी, और अब जब वॉर हो रही है दैट्स वाई पीपल आर सपोर्टिंग। तो जब पीपल सपोर्ट कर रहे हैं तो पावर बैलेंस ऑफ द पावर हैज़ बीन शिफ्टेड, वो शिफ्ट हो रहा है कि नेतन्याहू इज़ अ ग्रेट लीडर जिसने पीस की खातिर अपने मुल्क को बचाने के लिए, पीस के लिए, पब्लिक को बचाने के लिए ये इतना बड़ा कदम उठाया है कि हमें इस खौफ से निकाल दिया कि भाई ईरान ने जंग करनी है, शुक्र है हमने ही जंग कर लिया। सिंस हमास अक्टूबर 2023 रेड इन इजराइल, हमास ने अक्टूबर 2023 को जो अटैक किया इजराइल पे, नेतन्याहू हैज़ ऑर्डर्ड मिलिट्री एक्शन इन गज़ा, नेतन्याहू ने ऑर्डर किया कि गज़ा में मिलिट्री एक्शन होगा अगेंस्ट द ईरान बैक्ड हिजबुल्लाह ग्रुप इन लेबनान। इसके साथ साथ नेतन्याहू ने क्या कहा, फर्स्ट मिलिट्री एक्शन गज़ा में होगा, कोमा मतलब सेकंड अगेंस्ट होगा ईरान का जो ग्रुप है लेबनान में जिसको ईरान सपोर्ट कर रहा है, हिजबुल्लाह ग्रुप उसका नाम है, सेकंड मिलिट्री एक्शन उन पर होगा, और थर्ड पे हाउदीज़ जो कि यमन में ग्रुप है, ठीक है, उन पर होगा, एज वेल एज टारगेट्स इन सीरिया। चौथे नंबर पे सीरिया, वेयर द लॉन्ग टाइम लीडर बशर अल असद फेल इन दिसंबर लास्ट ईयर, जहाँ पर बहुत अरसे से जो लीडर थे बशर अल असद, उनको, उनकी हुकूमत को गिरा दिया गया दिसंबर में पिछले साल। यानी कि हमास ने जब अटैक किया इजराइल पे तो इसराइल को 4 जगहों से ख़तरा नज़र आया, और उन चारों पर इसराइल ने खुद ही मिलिट्री अटैक कर दिया और इसका फेयर खुद ही पब्लिक में फैलाना शुरू कर दिया, ठीक है। पहले नंबर पे कहा कि जी हमास ने हम पे अटैक कर दिया, अब हम कैसे बचेंगे, ये वो मौत से बहुत डर लग रहा है, तो गज़ा पे मिलिट्री एक्शन शुरू कर दिया, फिर ईरान का खौफ था उस पर कर दिया, फिर यमन पे कर दिया, और फिर सीरिया पे। तो मतलब इन चारों जगहों का खौफ भी खुद फैलाया और खुद ही कत्लो गारत शुरू कर दी। नेतन्याहू ऑलवेज वांट्स टू डोमिनेट द एजेंडा, नेतन्याहू हमेशा से चाहते हैं कि मैं एजेंडा को, यानी कि इस सारे मसले को, मैटर को डोमिनेट करूं, लीड करूं, टू बी द वन हु रीशफल्स द डेक हिमसेल्फ। नेतन्याहू चाहता है कि मैं उन लोगों में से हो जाऊं जो कि ताश के पत्तों को खुद से उलझाते हैं, यानी जो ताश खेलते हैं, अगर वो फॉर एग्जांपल 4 लोग हैं तो 3 लोग तो वो हैं, खेलेंगे तो चारों लोग, लेकिन एक वो बंदा होगा जो कि उन पत्तों को शफल करेगा, आगे पीछे करेगा, ठीक है, ताश के पत्तों को डेक बोलते हैं। तो जब वो बंदा ये शफलिंग शुरू करता है तो हम क्या, मतलब एक अथॉरिटेटिव बंदा लगता है कि भाई इसने कहा कि ये, मतलब उसने अरेंज किया, उसने इसको भी दिया, इसको भी दिया, इसको भी दिया, तो ये एक डोमिनेंट पर्सनैलिटी टाइप एक क्वालिटी फील होती है। तो नेतन्याहू इज़ नॉट द वन जो सिर्फ खेलने बैठा हुआ है, जो सिर्फ एक्शन का रिएक्शन देने वाला है, नो, नेतन्याहू इज़ द वन जो एक्शन भी देने वाला है, यानी कि डेक जो रीशफल करनी है वो फर्स्ट एक्शन होता है, और जब वो चारों को मिल जाए तो वो रिएक्शन देते हैं और गेम स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। तो नेतन्याहू इज़ द वन जो रीशफल करेगा डेक हिमसेल्फ, ये एक एरोगेटिव मतलब प्रोनाउन यूज़ किया, हिमसेल्फ, खुद से, नॉट द वन हु रिएक्ट्स, ये वो नहीं है जो सिर्फ रिएक्ट करेगा। एंड हियर ही इज़ क्लियरली एजर्टिंग हिज चर्चिलियन साइड विच इज़ इंसिडेंटली हिज मॉडल, चर्बिट सेड। मिस्टर चर्चिल, चर्चिल कौन है आपको पता ही होगा, वर्ल्ड वॉर दी सेकेंड में ब्रिटेन को लीड करने वाले कौन थे, विंस्टन चर्चिल, ठीक है। अब यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि नेतन्याहू जो कि बीबी है, बीबी इसका निकनेम, बीबी अपने आप को अपनी चर्चिलियन साइड दिखा रहा है और चर्चिल ही उसका रोल मॉडल है, हिज मॉडल। अब इससे क्या बात वाज़ह है, जो चर्चिल है उसने एक तो वॉर लीड की, पहले नंबर पे ये बात होगी, दूसरे नंबर पे ये बात होगी कि उसने विन साइड ली, मतलब वो जीतने वालों में से था, तीसरे नंबर पे कि वो ब्रेव बोल्ड था, वो कोई भी एक्शन लेने वाला था। तो नेतन्याहू इन तीनों चीज़ों पे अभी ऐसे ही एक्ट अपॉन हो रहा है कि उसका एम है कि मैं जीतूँ, वो इलेक्शन हो, वॉर हो, कोई भी, उसने वॉर शुरू भी कर दी और वो ब्रेव भी है, ठीक है।
सो ही इज़ क्लियरली एजर्टिंग, वो शो करवा रहा है, एजर्ट कर रहा है चर्चिलियन साइड, अपनी वो साइड जो कि चर्चिल से मिलती हुई है। और ये इंसिडेंटली, मतलब जो अभी इंसिडेंट हो रहा है, इंसिडेंटली चर्चिल जो है इसका मॉडल भी है, हिज मॉडल, चर्बिट सेट। अब यहाँ पर आप देखें कि इन्वर्टेड कॉमास में ये बात की गई है और कोमा से पहले भी एक कोमा लगा है और बाद में ये बताया ये बात किसने कही और फिर डॉट आ गया। इसका मतलब आपको भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में इस चीज़ का ख्याल रखना है। But depending on the outcome and the duration of the war, everything could change and Israeli might turn against Bibi and demand answers. ये अब कंक्लूडिंग स्टेटमेंट है इस बारे में कि अगर हमें आउटकम ठीक ना मिला, डिपेंडिंग ऑन द आउटकम, अगर हमें रिजल्ट ठीक ना मिला, पहली बात। दूसरी बात, अगर जंग ज़्यादा देर के लिए होगी, यानी कि अब 1-2 माह की बात नहीं, अगर साल 2 साल चलना शुरू होगी, ठीक है, टाइम ज़्यादा लग रहा है, तो सब कुछ बदल सकता है। सब कुछ में क्या आएगा, जो ओपोजिशन लीडर थे वो दोबारा अपोज कर जाएंगे, कहेंगे लो अब जंग शुरू की, अब हैंडल ही नहीं हो रही। या फिर वो ये क्रिटिसिज्म कर सकते हैं, अब जंग शुरू की है तो जीतने के चांसेस नज़र नहीं आ रहे, विन विन सिचुएशन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि आउटकम के अकॉर्डिंग, ड्यूरेशन के अकॉर्डिंग सब कुछ बदल सकता है और इसराइल के जो नेशनल लोग हैं वो अगेंस्ट दोबारा से भी हो सकते हैं और दोबारा से अपने आंसर्स डिमांड कर सकते हैं। कौन से आंसर्स? जो इन्होंने कहा था कि गज़ा के जो हॉस्टेजेस हैं वो कहाँ गए, वाई दे आर मिसिंग, वो कहाँ हैं। तो अगर इनमें से कोई भी एक सिचुएशन होती है, कोई भी सिचुएशन होती है तो क्या होगा, हर चीज़ बीबी के अगेंस्ट हो सकती है। अब ये बात तो होगी रीशेपिंग द मिडल ईस्ट, ठीक है। अब आगे है साइलेंसिंग क्रिटिक्स। फॉर नाउ हाउएवर पीपल इन इसराइल सी द कॉन्फ्लिक्ट विद ईरान एज अ नेसेसरी वॉर। अभी क्या हो रहा है, लोग देख रहे हैं जो कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है इसराइल और ईरान के दरमियान उसे नेसेसरी वॉर, कि ये ज़रूरी थी। अब लोगों का परसेप्शन ये बन गया कि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और अब हो रही है, सो इट इज़ गुड फॉर अस फॉर पीस, अकॉर्डिंग टू निट्जन पर्लमैन, जो कि रिसर्चर हैं स्पेशलाइज्ड इन ईरान एट द नेशनल सेंटर फॉर साइंटिफिक रिसर्च इन फ्रांस। ये फ्रांस में रिसर्चर हैं, ठीक है। अब हाउएवर यूज़ होता है कंट्रास्ट के लिए, कि काम कोई और हो रहा है लेकिन उसको कंट्रास्ट के तौर पे इस्तेमाल कर रहे हैं कि हाउएवर जो लोग हैं वो इसको नेसेसरी वॉर ही कंसीडर कर रहे हैं। पब्लिक ओपिनियन सपोर्ट्स दिस वॉर, जो पब्लिक हैं वो इस वॉर को सपोर्ट कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 20 साल का फेयर था, सॉरी 20 महीने का। जस्ट एज इट हैज़ सपोर्टेड प्रीवियस वंस, शी एडिड। ओके, इट इज़ शी, सो नाम ही ऐसा। तो लोग इसको, इस वॉर को भी इसी तरह से सपोर्ट कर रहे हैं जैसे कि उन्होंने पिछली जंग को, पिछले कॉन्फ्लिक्ट को सपोर्ट किया था। वो कॉन्फ्लिक्ट गज़ा और इसराइल के दरमियान और ईरान और इसराइल के दरमियान टिट फॉर टैट जो एक अटैक हुआ था। इट्स वेरी यूज़फुल फॉर नेतन्याहू बिकॉज इट साइलेंसेस क्रिटिसिज्म। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी था नेतन्याहू के लिए क्योंकि इसने खामोश कर दिया क्रिटिसिज्म को, ठीक है। जो लोग तनकीद कर रहे थे उनको खामोश करवा दिया। अब साइलेंस का जो वर्ड है, ये नाउन, एज अ नाउन और एज अ वर्ब, हम जब कहते हैं साइलेंस अकेला इस्तेमाल होता है, खामोश, ठीक है, मीन्स क्वाइट, चुप। लेकिन अगर हम इसको इट के साथ यूज़ कर रहे हैं और आगे हमने एस भी लगाया, क्योंकि सिंगुलर के साथ जब भी कोई वर्ब आता है तो एस आता है, तो साइलेंसेस मतलब खामोश करना। तो वर्ब जो होता है वो एक्शन पे होता है और एक्शन जो होता है, जो भी एक्शन होता है वो टेम्परेरी सिचुएशन को, स्टेट को शो कर रहा होता है, ठीक है। तो इट साइलेंसेस द क्रिटिसिज्म। नेतन्याहू के इस एक्शन ने क्या किया, तनकीद को खामोश कर दिया। अब जैसे हम कहते हैं आई एम स्विमिंग, जैसे आई स्विम इन जून, तो स्विम एज अ वर्ब आएगा और स्विम के तौर पे, और जब भी ये एक्शन शुरू होगा ये कभी ना कभी तो ख़त्म होगा ना। मैं स्विमिंग करती हूँ, ठीक है, वो एक्शन शुरू होगा, स्विमिंग हो जाएगी ख़त्म। वॉक, टॉक, कुछ भी, कोई भी एक्शन हो, ठीक है। मोस्टली ये परसेप्शन होती है कि जो एक्शन होता है वो टेम्परेरीनेस को शो करता है। और जो नाउन होता है, अगर मैं कहूँ स्विमिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, स्विमिंग इज़ बेटर देन एक्सरसाइज, ठीक है, तो ये एक परमानेंसी को शो कर रहा है कि स्विमिंग इज़ ऑलवेज बेटर देन एक्सरसाइज। तो जब भी नाउन के तौर पे कोई चीज़ इस्तेमाल होती है वो एक परमानेंसी को शो करती है कि ये परमानेंट चीज़ रहने वाली है, टेम्परेरीनेस नहीं है। तो यहाँ पर अगर राइटर ने वर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया है तो दैट मीन्स कि ये टेम्परेरीनेस को भी हाईलाइट कर रहा है कि ये जो साइलेंस हुआ है, इट साइलेंसेस द क्रिटिसिज्म। दैट मीन्स कि ये जो अभी साइलेंस हुआ है, इसका मतलब ये साइलेंस एक ना एक दिन ख़त्म हो जाएगा और चुप लग जो ख़त्म होगी वो एक दिन आवाज़ निकल आएगी। बोथ इनसाइड द कंट्री एंड अब्रॉड, दोनों तरफ से साइलेंस हो गया है। कहाँ से? नेशनल लेवल पर भी और इंटरनेशनल लेवल पर भी। इन द वीक्स अहेड ऑफ द ईरान स्ट्राइक्स, सो जस्ट बिफोर द ईरान स्ट्राइक, वैसे तो अहेड कहते हैं इन फ्यूचर, ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो सेंस दे रहा है राइटिंग में वो ये दे रहा है इन द वीक्स अहेड ऑफ द ईरान स्ट्राइक्स, यानी ये ईरान के स्ट्राइक हुए हैं, यहाँ पर अटैक हुआ है और उन्हीं वीक्स में अहेड, इस स्ट्राइक के साथ साथ जो वीक्स हैं, मतलब बिल्कुल साथ साथ,
और जो उससे तकरीबन थोड़ा सा पहले, जस्ट बिफोर, इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म ऑफ नेतन्याहू एंड इजराइल्स मिलिट्री हैड रीच अनप्रेसिडेंटेड लेवल्स। जो इंटरनेशनल क्रिटिसिज्म था नेतन्याहू पे वो और इजराइल की मिलिट्री पे, वो कहाँ तक पहुँच गया? उस लेवल तक जहाँ तक पहले कभी भी नहीं गया, यानी कि एक शॉकिंग लेवल तक पहुँच गया जिसकी उम्मीद भी नहीं थी। आफ्टर मोर दैन 55,000 डेथ्स इन गज़ा में इतनी ज़्यादा अमवात होने के बाद, अकॉर्डिंग टू हेल्थ मिनिस्ट्री इन द हमास रन टेरिटरी, जो कि हेल्थ मिनिस्ट्री हमास की टेरिटरी में है, एंड अ ब्लॉकेड दैट हैड प्रोड्यूस फेमाइन लाइक कंडीशंस देयर। तो ब्लॉक मतलब किसी चीज़ को बैन कर देना, सील कर देना। वो फूड था, वो एड थी, वो मेडिकल असिस्टेंट थी, इन सब चीज़ों को ब्लॉक कर दिया था, ब्लॉकेड हो गया था, जिसकी वजह से फेमाइन लाइक कंडीशंस आई। फेमाइन कहते हैं कहत पड़ जाना, ठीक है। तो कहत पड़ गया हर चीज़ का। इजराइल हैज़ फेस्ड ग्रोइंग आइसोलेशन। इजराइल ने क्या फेस किया? बहुत ज़्यादा आइसोलेशन फेस की, अकेला हो गया क्योंकि बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा था। एंड रिस्क ऑफ सैंक्शंस, सैंक्शंस मीन लाइक रिस्ट्रिक्शंस या फिर पनिशमेंट्स, के पनिशमेंट का भी रिस्क था। लाइक फॉर एग्जाम्पल जो बड़ी बड़ी एजेंसीज होती हैं जैसे यूनाइटेड नेशंस वगैरह, वैसे तो वो यूएस से ही बिलोंग करती हैं, लेकिन इस तरह की जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं उनकी तरफ से पनिशमेंट या रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं, उसका रिस्क था। वाइल नेतन्याहू हिमसेल्फ इज द सब्जेक्ट ऑफ एन इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट फॉर एलीज्ड वॉर क्राइम्स। और नेतन्याहू खुद भी हिमसेल्फ एक वो सब्जेक्ट थे जो कि इंटरनेशनली नेतन्याहू पर ये इल्ज़ाम लग चुका है कि वो वॉर क्राइम्स में शामिल हैं, ठीक है। एलीज का मतलब यहाँ पर वैसे तो एक्यूज यानी कि इल्ज़ाम लगना, इल्ज़ाम लगा है, सस्पेक्ट किया गया है, लेकिन प्रूव नहीं हुआ। अब प्रूफ कैसे हो? इतने लोग तो मार दिए, प्रूफ कैसे हो? बट एट द इंटरनेशनल लेवल अरेस्ट वारंट है इस बंदे के खिलाफ। नेतन्याहू इज हिमसेल्फ इज अ सब्जेक्ट कि उन पर इस बात का इल्ज़ाम लगाया गया है कि ये वॉर क्राइम्स में शामिल है। अब इस पैराग्राफ का मकसद क्या है? इस पैराग्राफ का मकसद ये है कि इतनी हद तक बुराई फैल चुकी थी, इस हद तक नेतन्याहू क्रिटिसिज्म का सामना कर रहा था, डेथ्स हो चुकी थी, फेमाइन लाइक कंडीशंस हो चुकी थी, सैंक्शंस लगने का रिस्क था, और इंटरनेशनल अरेस्ट वारंट की हद तक भी वो मशहूर हो चुका था, ठीक है। बट ऑन संडे, अब नेक्स्ट पैराग्राफ जब बट से स्टार्ट हुआ है, इसका मतलब है ये कंट्रास्ट करने लगा है। बट ऑन संडे कि ये सब कुछ हुआ, लेकिन संडे को 2 days इनटू द वॉर विद ईरान, ईरान की जंग में अभी 2 दिन थे, द इजरायली लीडर रिसीव्ड अ फोन कॉल फ्रॉम यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डर लियन, while foreign minister Gideon Sar has held talks with numerous counterparts। तो यहाँ पर उन्होंने बस ये बताया कि 2 लोगों की, एक फॉरेन मिनिस्टर की और एक यूरोपियन कमीशन प्रेसिडेंट की कॉल्स आई इजरायली लीडर को, ठीक है। देयर इज मोर कंसेंसस इन यूरोप इन हाउ दे सी ईरान। सो कंसेंसस इज बेसिकली अ जनरल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट, कंसेंसस नाउन है, यानी एक चीज़ के बारे में राय क्या है, सब उसके बारे में क्या सोचते हैं, कंसेंसस लाइक कहते हैं, बातचीत को भी कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि यूरोप में इस बारे में कंसेंसस है कि वो ईरान को कैसे देखते हैं, और ये कंसेंसस, ये एग्रीमेंट, ये बातचीत तकरीबन इज़ मोर इक्वल टू हाउ इजराइल सी ईरान, इस चीज़ के इक्वल है कि इजराइल कैसे ईरान को देखता है। इसकी इक्वेशन ये बनती है, यूरोप ईरान को ऐसे ही देखता है जैसे इजराइल ईरान को देखता है। अब आपको पता है इजराइल ईरान को कैसे देख रहा है, वो ऐसे देख रहा है कि ये हमारे लिए नुकसानदेह है। सो यूरोप और इजराइल दोनों फ्रेंड्स हो गए, तो हम कह सकते हैं यूरोप एंड इजराइल हैव इक्वल पॉइंट ऑफ व्यू अबाउट ईरान, सही है। तो मतलब यूरोप और इजराइल दोनों सेम लेवल पे। एक्सप्लेन्ड फ्रीमैन फ्रॉम द हेब्रू यूनिवर्सिटी ऑफ द जेरूसलम, ये इन्होंने बताया। उसके बाद जर्मन चांसलर, उनका कहना है कि इजराइल वाज डूइंग द डर्टी वर्क फॉर ऑल ऑफ अस, कि इजराइल वो काम कर रहा है, वो बुरा काम कर रहा है हम सबके हिस्से का, फॉर ऑल ऑफ अस, हम सबके लिए, ठीक है। तो इसका मतलब जर्मन भी सपोर्ट कर रहा है इजराइल को। द आइडिया दैट द वीकेंड ईरान कुड लीड टू रीजनल पीस एंड द इमरजेंस ऑफ न्यू मिडल ईस्ट इज अपीलिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स एंड सम यूरोपियन कंट्रीज। फ्रीमैन के अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है कि यूनाइटेड स्टेट और यूरोप के कंट्रीज़ यानी यूएस और यूरोप, ये इनके जो सब कंट्रीज़ हैं उनके अकॉर्डिंग जो ईरान वीक हो चुका है, वीक होने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा और इजराइल लीड कर लेगा। ये सारी सिचुएशन किस तरफ लेके जाएगी? रीजनल पीस की तरफ, और न्यू मिडल ईस्ट बन जाएगा, ठीक है। और ये चीज़ यूएस और यूरोप को बहुत ज़्यादा अपील कर रही है अकॉर्डिंग टू फ्रीमैन, राइट। बट फॉर द पर्लमैन, नेतन्याहू इज़ एक्सप्लॉइटिंग द ईरानियन थ्रेट एज ही ऑलवेज हैज़। पर्लमैन का कहना है, जो कि फ्रांस का है, की है या का है, फ्रांस से ये स्टेटमेंट आई है कि नेतन्याहू इज़ जस्ट यूजिंग द थ्रेट ऑफ ईरान एंड टेकिंग एडवांटेज
फ्रॉम दिस थ्रेट फॉर हिमसेल्फ, जस्ट फॉर हिमसेल्फ। तो ये एक्सप्लॉइट कर रहा है, एक्सप्लॉइटिंग द ईरानियन थ्रेट। एक्सप्लॉइट करना कहते हैं किसी चीज़ को यूज़ करो अपने फ़ायदे के लिए, ठीक है। तो वो ईरान का जो 20 माह से थ्रेट बना रहा था अपनी मतलब कंट्री में नेशनल पीपल के सामने, तो उसको अब यूज़ कर रहा है नेतन्याहू, किसके लिए? सिर्फ अपने लिए, एज़ ही ऑलवेज हैज़, जैसे कि वो हमेशा करता आया है। ये इसकी रिपीटेड स्ट्रेटजी है, रिपीटेड बिहेवियर है, ये कोई नई बात नहीं है, ठीक है। तो एग्जैक्टली यहाँ पर फिर दोबारा से क्या हुआ, एक रीजनल पीस को बस कह लो बहाना बनाया, लोगों को बस एक बहाने के पीछे लगाया हुआ है कि रीजनल पीस आ जाएगा, बट नो, एक अदर आर्ग्यूमेंट ये है कि ये नेतन्याहू इज़ जस्ट एक्सप्लॉइटिंग द ईरानियन थ्रेट। तो हमने देखना है क्या ये आर्टिकल प्रो इज़राइल था या फिर वाकई कोई क्रिटिकल आर्टिकल था, क्रिटिकल ओपिनियन था। तो हमें यहाँ लास्ट लाइन से ही पता चल जाता है कि कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये पीस के लिए, और कई लोगों ने अपनी ओपिनियन बड़ी साफ पेश की है और कहा है कि दिस इज़ नॉट फॉर पीस, दिस इज़ जस्ट अनदर स्ट्रेटजी ऑफ द नेतन्याहू। तो इसका मतलब है कि ये आर्टिकल जो कि फ्रांस में पब्लिश हुआ है, दिस इज़ नॉट प्योरली Israel, not a pure Israel article. So the article is not fully pro-Israel. It takes a balanced analytical tone. It presents both strategic gains and moral criticism of Israel's action. अगर ये सिर्फ प्रो इसराइल टोन में होता तो क्या होता? सिर्फ नेतन्याहू की पॉपुलैरिटी को डिस्कस किया जाता, ये बताया जाता कि इसराइल और ग्लोबल लीडर्स दोबारा से रिकनेक्ट हो गए हैं, जी बहुत अच्छी बात है, क्रिटिसिज्म खत्म हो गया है, क्रिटिक्स को साइलेंट कर दिया गया है, यूरोपियन लीडर्स के ये कोट्स आई हैं और यूरोपियन लीडर्स बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट कर रहे हैं, ठीक है। और फिर बाद में ये शो करते हैं कि ईरान में बहुत ज़्यादा तबाही हो रही है और ईरान को पूरा वेस्ट कैसे देखता है, शेयर थ्रेट के तौर पर देखता है। तो इजराइल जो है इसके नंबर बनते हैं, ठीक है, ही इज़ एट द राइट ट्रैक। लेकिन जो क्रिटिकल टोन है वो क्या है, यहाँ पर नेतन्याहू के अरेस्ट वारंट की वो जो उस पर एक्यूज़ है कि इसको एज अ सब्जेक्ट ऑफ अरेस्ट वारंट कंसीडर किया जाता है, उसको भी मेंशन किया है, गजा की डेथ्स को भी मेंशन किया है, और जो अनदर कोर्ट है पर्लमैन के अकॉर्डिंग कि ये एक्सप्लॉइट कर रहा है ईरानियन थ्रेट को, यानी कि ईरानियन थ्रेट को वो यूज़ कर रहा है अपने फ़ायदे के लिए। ये भी क्रिटिकल टोन है, एक अगेंस्ट टोन का रेफरेंस दिया है, और ये भी बताया है कि ये जो सारी सपोर्ट मिल रही है, अगर टाइम ज़्यादा लगा या डिले हो गया, आउटकम अच्छा ना आया, तो सब चीज़ें दोबारा से ख़त्म हो सकती हैं और इसराइल वापस सब चीज़ों पे उसको तनकीद सुननी पड़ सकती है। तो इस आर्टिकल की हम जो टोन कंसीडर करेंगे वो क्रिटिकल टोन कंसीडर करेंगे, ठीक है। अब क्रिटिकल टोन बना लिया है, इसका फ़ायदा क्या हुआ? मतलब वो रीडर से अब क्या चाह रहा है? अब रीडर से वो ये चाह रहा है कि रीडर डिसाइड करे कि क्या ये स्ट्रेटजी है पीसफुल या फिर मैनिपुलेशन है, वाकई नेतन्याहू इस चीज़ को, ईरानियन थ्रेट को एक्सप्लॉइट कर रहा है। तो हमारे पास 2 वेज हैं इसको देखने के लिए। नाउ रीडर हैज़ टू डिसाइड एंड डू मोर क्रिटिकल एनालिसिस अबाउट इट कि हो क्या रहा है, डायरेक्शन किस तरफ जा रही है। तो हमने ये साथ साथ देखा कि इस चीज़ को सपोर्ट किसने किया, सपोर्टिव टीम किन की थी, यूरोपियन की भी सपोर्टिव थी, जर्मन की भी सपोर्टिव थी। उन्होंने कहा कि इसराइल इज़ डूइंग डर्टी ड्यूटी फॉर ऑल ऑफ अस। तो जर्मन ने भी सपोर्ट किया, यूनाइटेड स्टेट्स ने भी सपोर्ट किया, यूरोपियन कंट्रीज़ ने भी सपोर्ट किया, कुछ ओपोजिशन लीडर्स ने भी सपोर्ट किया, ठीक है, पब्लिक ओपिनियंस ने भी सपोर्ट किया। लेकिन ये करंटली है सिर्फ अभी तक के लिए सपोर्ट कर रहे हैं वो, क्योंकि अगर आउटकम्स अच्छे ना आए तो क्या होगा, वो वापस भी पब्लिक सपोर्ट रिटर्न भी रिवर्स भी हो सकती है। तो जो इंटरनेशनल कुछ ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने अरेस्ट वारंट का जिक्र किया है, उन्होंने वो एक क्रिटिकल पॉइंट था। फिर फ्रांस में जो पर्लमैन है उसने एक क्रिटिकल स्टेटमेंट दिया कि ये एक्सप्लॉइटिंग भी है। तो यहाँ पर हमारे पास 2 वेज ओपिनियन आ रहे हैं। और ईरान की वॉर से पहले जो मीडिया में पोल्स किए गए, यानी कि विद इन द इसराइल जो पोल्स हुए, वो भी इस चीज़ को साबित कर रहे हैं कि नेतन्याहू पे क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो वो भी एक क्रिटिकल पॉइंट है। और इसके अलावा ये कि रिस्क ऑफ सैंक्शंस भी था, पनिशमेंट्स भी मिल सकती हैं उसको, नेतन्याहू को, कि उसने गज़ा में जो भी फेमाइन लाइक कंडीशंस और जो भी कुछ हो रहा है गज़ा में, उसके अगेंस्ट नेतन्याहू को पनिश भी कर सकते हैं, रिस्ट्रिक्शंस लगा सकते हैं। अगर हम थीम्स के हवाले से बात करें तो जब भी वॉर एज अ पॉलिटिकल टूल आ जाता है कि जंग को पॉलिटिकल टूल के तौर पे इस्तेमाल किया जाए, फॉर एग्जांपल ऐसा टॉपिक आ जाए वॉर एंड लीडरशिप, स्ट्रेटजी और सर्वाइवल, ये स्ट्रेटजी है या लीडरशिप अपना सर्वाइवल करना चाह रही है, इस बारे में हम इस एग्जाम्पल को कोट कर सकते हैं। करंट अफेयर्स में अगर रोल ऑफ लीडर पूछें क्राइसिस में, तो वो हम देख सकते हैं मॉडर्न वॉर में पावर को कैसे बैलेंस और शिफ्ट किया जाता है, मीडिया जो कंट्रोल कर रही है और नैरेटिव जो हो रहे हैं उन सबको कैसे कंट्रोल किया जाता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि पोल्स हो रहे थे, ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर क्रिटिसिज्म हो रहा था, इस मीडिया को और नैरेटिव को कंट्रोल करने की पावर ये कैसे शिफ्ट, वॉर इज़ अ वे टू साइलेंस द क्रिटिसिज्म, वॉर से क्रिटिसिज्म भी साइलेंस हो गया। तो इस एग्जाम्पल्स को हम इन फिगर्स में भी, थीम्स में भी कोट कर सकते हैं। राइज ऑफ नेशनलिज्म ड्यूरिंग कॉन्फ्लिक्ट, अगर कोई भी कॉन्फ्लिक्ट आ जाए तो नेशनलिज्म भर जाता है, ठीक है, पूरी आवाम एक साथ मिल जाती है, वो अपोजिट हो, अपोजिशन में बैठे हुए लीडर्स हों, वो कोई भी हो, तो वो साथ मिल जाते हैं। और वेस्टर्न डिप्लोमेटिक हाइपोक्रेसी में लाइक 2 चेहरे हैं, एक वक्त पे उसको क्रिटिसिज्म फेस करना पड़ा है, और नाउ जब एक दोबारा वॉर शुरू होगी तो वही लोग सपोर्ट के लिए उसको बुला रहे हैं, ठीक है। तो ये नेशनल लेवल पर भी है और इंटरनेशनल लेवल पर भी।
अगर स्पेसिफिकली कोई टॉपिक आ जाए मिडल ईस्ट के हवाले से कि उसकी स्ट्रेटजी क्या चल रही है, रीजन इन फ्लक्स, फ्लक्स मतलब चेंज, जो फ्लक्चुएट हो रहा है, चेंजिंग में है, कि वो मतलब रीशेप हो रहा है या फिर जैसा था वैसे ही है। रीजन इन फ्लक्स जिसकी जो स्टेट है वो चेंजिंग स्टेट आ रही है, इसके बारे में अगर कोई भी हो तो हम यहाँ पर ये बात कोट कर सकते हैं कि जो ईरान था, वीक हो रहा था, ये इस तरफ लेकर जा रहा है कि ये रीजनल पीस को लेकर आ सकता है। एंड दिस आइडिया इज़ अबाउट यूएस एंड यूरोप। और ये आइडिया किसका है? यूएस का और यूरोप का। अगर इंटरनेशनल लॉ या क्राइम्स और इस हवाले से कोई बात हो, कोई थीम हो, कोई एग्जांपल लेनी चाहे रियल टाइम के अकॉर्डिंग, तो उसमें हम ये एग्जांपल कोट कर सकते हैं। एंड पॉलिटिकल लीडरशिप, ये कुछ थीम मिलते जुलते हैं, ठीक है। अब ये कुछ वर्ड्स हैं, इनके ये सिनोनिम्स हैं और ये एंटोनिम्स हैं, राइट। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। कुछ लोगों ने मुझे काफ़ी फीडबैक दिया, अच्छा फीडबैक दिया और कुछ सजेशंस भी दिए हैं। उसमें यह है कि अगर ये फ़ाइल जिसको पढ़ने के लिए चाहिए हो और वो चाहे कि ये फ़ाइल मिल जाए, तो अभी एट दैट मोमेंट मैं ग्रुप तो नहीं बना सकती, उसके लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। लेकिन जिसको ये फ़ाइल चाहिए हो वो मुझे कमेंट्स में अपनी ईमेल मेंशन कर सकते हैं, मैं उनको उस ईमेल पर ये फ़ाइल भेज दूँगी। फॉर द टाइमिंग, मतलब जब तक ग्रुप नहीं बन जाता और आप लोगों को ये फ़ाइल चाहिए हो सिनोनिम्स के लिए, एंटोनिम्स के लिए या फिर थीम्स को अपने पास सेव करने के लिए, वो अभी मुझे ईमेल कर सकते हैं अपने कमेंट्स में और मैं उनको ये फ़ाइल सेंड कर दूँगी। और बिल्कुल आखिर पे जो हमने टाइटल छोड़ा था, तो वो अब हमें समझ आएगा, इज़ ईरान वॉर अ लाइफलाइन फॉर अनपॉपुलर नेतन्याहू? क्या ईरान की जंग नेतन्याहू के लिए, जो कि बिल्कुल मशहूर नहीं है, अनपॉपुलर हो चुका है, क्रिटिसिज्म हो रहा है, उसके लिए लाइफलाइन है? क्वेश्चन मार्क। तो इसका आंसर रीडर पे छोड़ा है कि क्या ये लाइफलाइन है, ये वॉर या नहीं। आई होप आपको इस एडिटोरियल से बहुत ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिली हैं और मैं आपके फीडबैक का बहुत ज़्यादा इंतजार करूंगी। थैंक यू सो मच। जज़ाकल्लाह। अल्लाह हाफिज़।